इसकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि जब तक हम इसके ऊपर फाइल को सेव नहीं करेंगे ना, ये हमारे को एडिटिंग की इजाज़त ही नहीं देगा। क्योंकि देखो वीडियो एडिटिंग ऐसी चीज़ है कि अगर मैंने छोटी सी भी मिस्टेक कर दी और प्रोजेक्ट डिलीट हो गया गलती से भी, तो हमारे घंटों की मेहनत चले जाती है। तो इसलिए प्रीमियर इजाज़त ही नहीं देता कि डायरेक्ट आप एडिटिंग पैनल पे जाओ, पहले आप सेव करोगे इसको। इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप में क्या हो रहा था कि हम इसी अनटाइटल वाली लिंक को डायरेक्ट ओपन कर रहे थे और बाद में कंट्रोल एस करके उसको विंडोज़ के अंदर सेव करते थे। ऐसा ही है, इसके अंदर हमें पहले सेव करनी है फाइल। क्लास 1 के नाम से मैं क्लास.1 क्लास 1 के नाम से पहले भी फाइल सेव है पिछले बैच की। अच्छा यहाँ देखो, ये हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। क्या हुआ, दे तो दिया। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास दो ऑप्शंस शो हो रहे हैं हमारे को, मर्क्यूरी प्लेबैक इंजन जीपीयू। ये जो चीज़ है हमारे पास, आपके लैपटॉप पे अगर इन दोनों में से ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो आपके उस लैपटॉप पे ग्राफिक कार्ड प्रीमियर को सपोर्ट कर रहा है। मतलब सेकंड नंबर पे अगर आपके पास यहाँ पे कोई एक ऑप्शन आ रहा है ना, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आ रहा है, समझो आपके लैपटॉप पे जो ग्राफिक कार्ड है या जो भी जीपीयू वगैरह उस पर लगा हुआ है वो प्रीमियर प्रो को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, उस पर आप हैवी एडिटिंग फाइल बनाओगे, आपके ऊपर रिस्क है कि लैपटॉप हैंग हो जाएगा आपका। और अगर दोनों है तो ऊपर वाले में सिलेक्ट करके रखना इसको। टाइम कोड, ये फ्रेम्स की बात है, इसको फ्रेम्स को भी छोड़ो, टाइम कोड को टाइम कोड के ऊपर ही सिलेक्ट करके रखना। ऑडियो सैंपल्स भी आपके काम का नहीं है, और डीवी और एचडीवी ये भी फ़िलहाल आपके काम का नहीं है। ये उन लोग के काम का है जिनको आफ्टर इफेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक की सेटिंग्स हो गई। स्क्रैच डिस्क, यहाँ देखो, यहाँ जितने भी आप लोग के प्रोजेक्ट्स की फ़ाइल है, मतलब एक प्रोजेक्ट के अंदर वीडियो कहाँ सेव हो रही है, उसके अपना एलिमेंट्स कहाँ सेव हो रहे हैं, वीडियो की ऑडियो की फाइल्स कहाँ सेव हो रही है, वो सारी यहाँ पर हमें ब्राउज करके पता चलती हैं। देखो अपना ऑल क्लासेस 2.5 GB की तो खाली फाइल्स बन रही है। ये कितना हैवी है सर रिजवान ये। देखें एक प्रोजेक्ट की फाइल ही खाली कितने, 2 4 6 8 10 12 14 तकरीबन 16 या 17 GB की एक प्रोजेक्ट की फ़ाइल बन रही है ये टोटल। उस पर है अपना वीडियो प्रीव्यूज़, ऑडियो प्रीव्यूज़, प्रोजेक्ट ऑटो सेव, सीसी लाइब्रेरीज डाउनलोड, कैप्चर ऑडियोस और कैप्चर वीडियोस, ये सारी फाइल्स हैं इसकी प्रोजेक्ट की। इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ, सिंपल। देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा हमारे पास प्रीमियर प्रो का। इस पर करना क्या है, हमारे को 4 पैनल शो होंगे मुझे। एक पैनल होता है हमारे पास इफेक्ट कंट्रोल का, ये लिख लो आप लोग। दूसरा पैनल हमारे पास है प्रोग्राम का। प्रोग्राम पैनल पे क्या होता है, जो हम वीडियो एडिट कर रहे होंगे उसका प्रीव्यू स्क्रीन हमें प्रोग्राम पैनल पे नज़र आएगी। लिखा इफेक्ट कंट्रोल। इफेक्ट कंट्रोल लिख लिया। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है प्रोग्राम। ये रहा प्रोग्राम वाले पैनल का क्या काम है, जो हम यहाँ पर एडिटिंग कर रहे होंगे ना, उसका जो टाइम टू टाइम रिजल्ट है वो हमें इस वाले पैनल पे नज़र आएगा एडिटिंग का। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है ये क्लास प्रोजेक्ट,
जहाँ पर हम फोटोशॉप के अंदर प्लेस इम्बेड करके फ़ाइल को लाते थे ना, यहाँ पर हमें पहले से फ़ाइल को यहाँ रखना होता है फ़ोल्डर्स बना के। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, सिंपल फ़ाइल इंपोर्ट होगी। प्रोजेक्ट पैनल पे फ़ाइल इंपोर्टिंग का काम होता है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आती है टाइमलाइन। टाइमलाइन ऐसी चीज़ है जहाँ पर पूरी वीडियो एडिट होगी हमारी। सबसे पहले ये बताओ मुझे, एडिट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को क्या करना? फॉर एग्जाम्पल मैंने पूरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा, अब उसको एडिटिंग करनी है, उसमें क्या एडिटिंग करूँगा मैं? उसके अंदर से एक्स्ट्रा पार्ट, फालतू सीन्स जितने भी होते हैं, इसको कट करने को ही मतलब एडिटिंग कहा जाता है। पॉडकास्ट की बात नहीं कर रहा, मतलब जितनी भी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड होती हैं उसके अंदर से जितना भी कचरा वगैरह होता है, मतलब फालतू सीन्स, बिहाइंड द सीन्स वगैरह जितने भी है, उन सबको कट करते हैं तो एडिटिंग कहते हैं इसको। 4 पैनल है हमारे पास। पहले का नाम क्या है? इफेक्ट कंट्रोल। दूसरा प्रोग्राम। प्रोग्राम में क्या काम होगा हमारे पास? प्रीव्यू स्क्रीन नजर आएगी हमारे को यहाँ पर। थर्ड नंबर पे क्लास प्रोजेक्ट। फोर्थ नंबर पे टाइमलाइन। टाइमलाइन से क्या काम होगा? एडिटिंग होगी। और क्लास प्रोजेक्ट पे फाइल्स अपलोड करनी है हमारे को। देखो, फाइल्स अपलोड करने के 3 तरीके होते हैं यहाँ पर। पहला, क्लास प्रोजेक्ट के ऊपर बीच पे देखो इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट लिखा हुआ है, माउस बीच पे रख के डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फाइल खुल, दिस पीसी ओपन हो जाएगा। कोई वीडियोस वगैरह हो अगर हमारे पास, देखो मैंने खाली क्लिक करा और फाइल यहाँ पर इंपोर्ट हो गई। दूसरा तरीका, राइट क्लिक करो, इसी के अंदर राइट क्लिक करो। अब यहाँ पर कैसे मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ फाइल को? पहला तरीका क्या था हमारे पास? डबल क्लिक। दूसरा तरीका मैंने बताया राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक तो कर दिया, अब इसको इंपोर्ट कैसे करूँ फाइल को? इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये रहा। इंपोर्ट पे क्लिक करो, यहाँ पर वापसी दिस पीसी ओपन हो जाएगा। इसके 2 ही तरीके होते हैं खाली। अच्छा, फोटोशॉप के अंदर हम ग्रुप बनाते हैं लेयर्स को, मतलब जैसे मेरे पास साउंड्स, म्यूज़िक्स अलग हैं, वीडियोस अलग हैं और इफ़ेक्ट्स सारे अलग हैं, इमेजेस अलग हैं, तो मैं क्या करता हूँ उन सबको एक जगह इकट्ठा करके ग्रुप बना देता हूँ। हाँ, एक ग्रुप के अंदर उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं ताकि सारी चीज़ें चंक हो जाए अलग अलग। इसमें क्या है देखो, इसमें मैं ग्रुप कैसे बनाऊँ? राइट क्लिक करूँगा, फोटोशॉप पे ऐसा ही है ना, राइट क्लिक करो तो ग्रुप का ऑप्शन आ जाता है। इस पर कहीं लिखा हुआ आ रहा है? नहीं आ रहा लिखा हुआ ग्रुप का ऑप्शन। पहले नंबर पे देखो न्यू बीन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, सेकंड नंबर है बल्कि, पेस्ट के नीचे न्यू बीन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर एक बीन बनेगी आपकी। बीन मतलब वही ग्रुप वाला काम हो रहा है, इस पे कहते हैं बीन। बीन को आप नाम दे दो वीडियोस। यहाँ पर वीडियोस लिखा, अब इन दोनों वीडियोस को सिलेक्ट करा और यहाँ से ड्रैग करके इसके अंदर डाल दिया। देखो दोबारा यहाँ पर अभी कोई वीडियोस नज़र आ रही है आपको प्रोजेक्ट पैनल पे? नहीं आ रही होंगी।
क्योंकि वो दोनों वीडियोस इसके बीन के अंदर डाल दी मैंने ग्रुप बनाकर। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर बात थी वीडियोस की, अब मेरे पास फ़ोटोज़ भी हैं, वीडियोस भी हैं, ऑडियोज़ भी हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, वापसी 2-3 फ़ोटोज़ इंपोर्ट करेंगे हम यहाँ पर। पहली पिक्चर और यहाँ पर हमारे पास 2 फ़ोटोज़ और हैं। इसको ग्रुप पे कन्वर्ट करना है। अब क्या करूँगा मैं, पहले मैंने राइट क्लिक वाला तरीका बताया था, अब दूसरा तरीका ये है, डिलीट वाला बटन नज़र आ रहा है नीचे आपको, क्लियर बैक स्पेस जो लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, न्यू आइटम, यहाँ नज़र नहीं आ रहा, न्यू बीन, पहले डिलीट, फिर उसके बाद न्यू आइटम, उसके बाद न्यू बीन। न्यू बीन मैंने ली, यहाँ पर मैं अपनी फोल्डर को नाम दे दूँगा फ़ोटोज़। ये दोनों फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करके इसके अंदर ड्रैग कर दिया, हो गई ग्रुपिंग। इससे क्या होगा, हम किसी भी लेयर्स के अंदर गुम नहीं होंगे कि मेरी ये वाली फ़ोटोज़ किधर रखी हुई थी, वो वाली वीडियो किधर थी। अब इस फ़ोटो को एडिटिंग पैनल पे कैसे लाना है हमारे को, ये मैंने फ़ाइल सिलेक्ट करी, चाहो तो इसको ड्रैग करके इधर ले आओ टाइमलाइन पे डायरेक्ट, सोर्स, देखो इसको चाहो तो आप ड्रैग करके डायरेक्ट टाइमलाइन पे भी ला सकते हो, या तो डायरेक्ट प्रीव्यू स्क्रीन पे भी ले जा सकते हो। टाइमलाइन पे लाओ तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये टाइमलाइन हमारे पास जो है एक्टिव हो गई यहाँ पर, पहले एक्टिव नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि कुछ था ही नहीं हमारे पास टाइमलाइन पे। अब टाइमलाइन पे देखो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 टूल नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर खाली इन्हीं का काम है बस, क्योंकि हम इधर क्या करते हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, पोस्टर डिज़ाइन नहीं कर रहे, जो यहाँ पर हमें 20-25 टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर भी बेसिक टूल है, ज़्यादा एडवांस टूल कुछ भी नहीं है। सबसे पहला टूल हमारे पास आता है सिलेक्शन टूल, जो कि फ़ोटोशॉप पे आता है। सिलेक्शन टूल का क्या काम है, नॉर्मली किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लेयर को सिलेक्ट करना नॉर्मली। सेकंड नंबर में हमारे पास जो टूल आता है, इसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास पे। थर्ड नंबर में हमारे पास टूल आता है रेजर टूल। रेजर टूल से क्या काम होगा, फोटोशॉप पे क्या होता है, मिटाते हैं। अगर मैं इस रेजर टूल को प्रीव्यू स्क्रीन पे अप्लाई करूं, हो रहा है, टाइमलाइन पे अप्लाई होगा ना। देखो रेजर टूल फोटोशॉप पे इसका क्या नाम है, नहीं फोटोशॉप पे भी यही नाम है ना इसका, या इरेज, वो इरेजर है, वो इरेजर है और ये रेजर है, ये देखो। अच्छा इसमें देखो इसका आइकन ही चेंज है, ब्लेड वाला आइकन है, और यहाँ पर प्रीव्यू स्क्रीन में हम कुछ भी ना मिटा सकते ना कट कर सकते। सारा काम जितना भी होगा वो टाइमलाइन पर होगा। इधर देखो टाइमलाइन पे मैंने सिलेक्ट करा, कट लगाया और ये कट हो गई बिल्कुल। अच्छा इसके थोड़े से ये वाले जो कंट्रोल है ना, ये मुश्किल है, प्रैक्टिस के बाद आ जाएंगे आपको सही तरह। देखो यहाँ पर हमने एक कट लगाया था टाइमलाइन के ऊपर, नज़र आ रहा है, ये रहा। अब ये कट मेरे से लग गया गलती से, जो कि मुझे लगाना नहीं था। सही कैसे करेंगे गलती को, किसको आगे ले जाऊं, दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक, मेरे से इरेजर टूल लगाते टाइम गलती हो गई, मैंने गलत लेयर में कट लगा दिया। अपनी गलती कैसे सुधारूं अब मैं, ये शॉर्टकट की तो आपके दिमाग में है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड कैसे भूल गए।
माइंड भी तो रीसेट नहीं हो गया रमज़ान में? तो इतनी देर से क्या कर रहे थे फिर आप लोग? गलती से अगर मेरे से कोई भी काम हो जाए तो फिर कंट्रोल जेड ही काम आएगा वहाँ पर। इरेजर टूल हमारे पास कट लगाने के काम आता है, बल्ले जितने चाहे आप इसमें लेयर्स पे कट लगा लो। 2 कट रहने देते हैं, फिर आगे इफेक्ट्स भी लगा के देखेंगे इसके ऊपर। पेन टूल, पेन टूल में जब बताऊंगा आपको जब मैं फेस ट्रैकिंग सिखाऊंगा। अक्सर आप लोगों ने ड्रामाज वगैरह या उस पर देखा है न्यूज़ चैनल पे, ज़्यादातर ये उस पर आता है सरेआम वगैरह पे, फेस ब्लर कर देते हैं वो लोग कैमरे के साथ, और जैसे जैसे कैमरा मूव होता है फेस भी ब्लर रहता है। ये चीज़ मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। और पेन टूल का काम भी उसी पे ही आएगा आपका। फिर आता है हमारे पास टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का हमारे पास क्या काम है? सिंपल, हमने कोई भी टेक्स्ट टाइप करना है यहाँ पर। अच्छा एक चीज़, मैं इसको यहाँ से भी एडजस्ट कर रहा हूँ, लेकिन देखो सही तरह एडजस्ट, मैं इसको अगर इस तरफ थोड़ा सा ड्रैग करूँगा तो ये उस तरफ से बड़ा हो रहा है साइज पे। क्यों? कौन सा ऑप्शन? ये रहा। अब क्यों हो रहा है? अब तो बंद कर दिया मैंने ऑप्शन। देखो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इसके कितने एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर? 3, 5 और या 8 एंकर पॉइंट्स हैं इसके। अब मैंने जिस एंकर पॉइंट्स के ऊपर सिलेक्ट करके रखा हुआ है वहाँ पर मैं शिफ्ट क्लिक करा हुआ हूँ, शिफ्ट को होल्ड करा हुआ है मैंने, देखो हो क्यों नहीं रहा भाई। शिफ्ट को होल्ड करा हुआ है तो मतलब वो इस तरफ से अपना एक ही जगह में रहेगा और दूसरी तरफ से साइज इंक्रीज हो जाएगा उसका। और वैसे आप लोगों ने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। अगर कहीं सॉफ्टवेयर हाउस में भी बैठे हुए हो, ऐसा नहीं हो प्रीमियर प्रो पर यूँ स्टार्ट हो जाओ आप लोग, यूँ इसके साइज़ को एडजस्ट करने में लगे हुए हो सारे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना आप लोगों ने। इसका जितना भी काम है सारा टाइपोग्राफी का प्रीमियर प्रो पे, वो सारा इफेक्ट कंट्रोल के ज़रिए होता है। आपको यहाँ से करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखो टाइपोग्राफी नहीं, इफेक्ट कंट्रोल को पहला हमारे पास ऑप्शन है वेक्टर मोशन। उस सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास पोजीशन। पोजीशन क्या चीज़ है इसकी? अगर मैं, अच्छा इसकी भी एक चीज़ है कि हमने सुना होगा कि अक्सर अलजेब्रा वगैरह में एक्स वाई वगैरह की मिसाल दी जाती है। एक्स से मतलब या तो ऊपर या तो नीचे, इस तरीके से ना कुछ होता है, मुझे सही तरह याद नहीं है। हाँ, एक्स हॉरिजॉन्टल होता है, यू एक्स यू, वाई यू। देखते हैं, ये एक्स ही है। देखो इसका जो पोजीशन वाली लेयर है इसके ऊपर यहाँ पर हमारे को सबसे पहले जो वैल्यू नज़र आएगी वो होगी 480। ये है सेंटर पॉइंट। अगर आप लोग को टेक्स्ट इधर रखना है कहीं पर तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको माइनस पे लेके जाओ। 480 से जब मैं वैल्यू को डिक्रीज करूँगा तो माइनस पे जाएंगे हम या प्लस पे जाएंगे? माइनस की तरफ जाएंगे ना। तो इस हमने कितना कर दिया इसको? 283। अब ये बात करी हमने एक्स की, अब वाई की बारी जो आती है हमारे पास वर्टिकल की। ये था हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल। वाई को हमने कितना अपने हिसाब से 148 अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, जहाँ के हमारे पास टेक्स्ट इतना आ जाए। इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाओ और इसको इधर। ये हमने टेक्स्ट को साइड पे एडजस्ट कर लिया। अब बात आती है, मैं जो यहाँ से इतनी देर से ये काम कर रहा हूँ, इस एंकर पॉइंट को पकड़ के इसके साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा हूँ,
जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही मना करा है कि ऐसा नहीं करना है यहाँ पर। उसके लिए मुझे क्या करना है, देखो नीचे ही स्केल का ऑप्शन नज़र आएगा, स्केल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, पोजीशन के नीचे स्केल का ऑप्शन है। इसी स्केल के ऑप्शन को आपने एडजस्ट करना है। यहाँ से इसको सेंटर रखा, इसको अपने हिसाब से स्केल को एडजस्ट कर लिया। जो रोटेशन का पॉइंट है ना, ये सेंटर पे होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़, पोजीशन में क्या काम हो रहा है हमारे पास। अभी हमने पोजीशन अप्लाई करी इसकी, क्या करा था हमने पोजीशन पे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसके अलावा इस टेक्स्ट की हमने जगह चेंज करी थी ना। देखो टेक्स्ट सिलेक्ट है मेरे पास, इसको इधर ले गया और इसको ऊपर की तरफ ले गया। पोजीशन से हमारे पास सिंपल सा वर्ड है पोजीशन, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, वो उसको छोड़ दो। जब आप लोग अपनी वीडियो एडिटिंग करने बैठोगे ना, तो वो आप अपने हिसाब से पोजीशन सेट करोगे। यहाँ पर मैंने खाली एग्जांपल दी है, ज़रूरी नहीं कि देखो मैंने जितनी पोजीशन इसकी सेट करी हो आप लोग भी उतनी ही करोगे। ये आपके ऊपर बात है, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कि वीडियो किस टाइप की है, या रील शूट कर रहे हो या आप पूरी यूट्यूब साइज वीडियो बना रहे हो। यूट्यूब साइज वीडियो में आपको अपना टेक्स्ट कहाँ रखना है और रील साइज वीडियो में आपको टेक्स्ट कहाँ रखना है, ये आपके ऊपर बात है। दूसरे नंबर पे स्केल की बात आती है। स्केल से क्या काम होता है, साइज, साइज इंक्रीज और डिक्रीज। ये देखो इससे टेक्स्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ये इसके फ्रेम को क्या हो गया, चलो खैर उसको बाद पे देखते हैं हम। हाँ, ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये आता नहीं है वैसे। ये नहीं आता। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये नज़र आ रहा है आपको टेक्स्ट के अंदर, ये 90% ये पॉइंट आपको प्रीमियर पे नज़र नहीं आएगा टेक्स्ट लिखते टाइम। 10% ऐसा है, अगर कोई ऑप्शन ऑन है तो ये पॉइंट आपको नज़र आएगा। और ये भी ऐसा होता है कि किसी भी एंकर पॉइंट को फिक्स करने के लिए लगाया जाता है कि हमारा टेक्स्ट यहाँ से हिलना नहीं चाहिए। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे एक चीज़ आती है, इसको कंट्रोल Z कर दो पहले ताकि टेक्स्ट नॉर्मल हो जाए हमारा। उसके बाद थर्ड नंबर में हमारे पास चीज़ आती है रोटेशन। रोटेशन को क्या बोलेंगे उर्दू में, किसी भी चीज़ को रोटेट कर देना, घुमा देना। सिंपल, ये देखो इसका सही यूज़ कहाँ होगा, टाइपोग्राफी पे तो होगा, लेकिन अक्सर देखा होगा कोई वीडियोस ऐसी होती हैं जिसको हम डाउनलोड करते हैं और वो डाउनलोड हो जाती है हॉरिजॉन्टल पे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, इस फॉर्मेट पे डाउनलोड हो जाती है। और फिर प्रीमियर पे आके वो वीडियो अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल पे चाहिए, मतलब इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल होता है यूँ और वर्टिकल होता है यूँ, मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल पे वीडियो और वो आ गई वर्टिकल पे। अब मैं क्या करूँगा, उस वीडियो को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से टाइमलाइन से, और टाइमलाइन से वीडियो सिलेक्ट करने के बाद अब मैं उस वीडियो को रोटेट कर दूँगा। 1 मिनट। अच्छा, अभी देखो यहाँ पर रोटेशन हो नहीं रही हमारी, मैं रोटेट अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ देखो रोटेशन की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। इफेक्ट पैनल पे देखो, इफेक्ट कंट्रोल पे मैं जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ रोटेशन हमारे साथ साथ जा रही है आगे, लेकिन रोटेशन अप्लाई हो नहीं रही प्रीव्यू स्क्रीन पे।
हमारे पास जो टाइमलाइन है ना, टाइमलाइन के हम किस पॉइंट पर खड़े हुए हैं यहाँ पर अभी? टाइमलाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पर है हम लोग। इधर देखो, ये ब्लू वाला जो आपको नज़र आ रहा है पार्ट टाइमलाइन का, ये होता है इसका पॉइंट। अब इधर देखो, ये हमारे पास है स्टार्टिंग पे। स्टार्टिंग का मतलब हो गया, ये प्रीव्यू स्क्रीन भी कब की दिखाएगा हमारे को? स्टार्टिंग की दिखाएगा। और अब देखना, जैसे ही मैं आगे लेके जाऊंगा ये वीडियो रोटेट हो गई। अब मैंने यहाँ पर क्या गलती करी थी? मैंने यहाँ पर क्या गलती करी जो कि मेरे को स्टार्टिंग में वीडियो सही नज़र आ रही है और एंड की रोटेट हो गई? क्योंकि मैंने टाइमलाइन से जो वीडियो, पहले वीडियो में जो कट लगाया था मैंने टाइमलाइन पे, मैंने सेकंड नंबर वाली क्लिप यूज़ करी और रोटेट उसको करा था हमने। और रोटेशन हमें नज़र क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि हमारा जो ये टाइमलाइन पे पॉइंट है ये स्टार्टिंग में था। इस तरीके से जब देखो टाइमलाइन चलेगी तो ऑटोमेटिक हमें वो आगे का व्यू नज़र आएगा। देखो 90% हमने इसको इस तरीके से रोटेट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वीडियोस हैं। अक्सर रील्स वगैरह में देखा होगा, हाफ वीडियो ऊपर चल रही होती है और हाफ वीडियो नीचे होती है, कट आउट लगा हुआ होता है वीडियोस के ऊपर। वो कैसे लगा होता है? इधर देखो, ये पहली वीडियो है हमारे पास। इसको मैं क्या करूँगा, रोटेशन पोजीशन से इसको, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है हमारी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन को नहीं छेड़ना हमने वर्टिकल पे बात करनी है। तो इसको मैं लेकर आऊँगा नीचे की तरफ। सही है, ले आया। अब देखो, ये वाली सेकंड नंबर की जो क्लिप है वो मैं रखूँगा इसी के ऊपर। यहाँ से इसके ऊपर मैंने क्लिप रखा। देखो पहले क्लिप जो है हमारे पास आ नहीं रहा था क्योंकि हमने जो है टाइपोग्राफी लिखी हुई थी। मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो, पहले हमारे पास लेयर्स कुछ इस तरीके से थी टाइमलाइन के ऊपर, नज़र आ रही है? अब जो है मैं इस नहीं, मेरे को एक चाहिए ओवरले के ऊपर वीडियो, मतलब मेरी वीडियो जो है वो हाफ पर, उसके ऊपर भी एक वीडियो चलनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इसको जब ओवरले के ऊपर रखूँगा, अब अगर आप लोग ये बोलो कि अगर हमें हाफ ऑफ वीडियो को कंटिन्यू करना है तो मैं इसी वीडियो के आगे के पॉइंट पे इस वीडियो को ड्रैग कर दूँ। मीन्स अगर मुझे दो वीडियोस एक साथ चलानी तो मैं इस वीडियो को यहाँ क्यों नहीं रख रहा? टाइमलाइन तो वही है ना। अगर मैंने उस वीडियो को, नई वीडियो को अगर आगे की तरफ रख दिया ओवरले पे, मुझे कोई वीडियो नज़र आएगी? नहीं आएगी नज़र, क्योंकि वो उस वीडियो के आगे से स्टार्ट होगी। फिर अब मैं अगर इसको इसके ओवरले पे रखने जाऊँ तो हमारे पास टेक्स्ट गायब हो जाएगा। दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ मैं, टेक्स्ट गायब ना हो आपका और वीडियो भी एडजस्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या जुगाड़ करेंगे हम लोग, ये टाइपोग्राफी वाली जो लेयर है हमारे पास, इस लेयर को उठा के थोड़ा सा मैं एक ट्रैक ऊपर ले जाऊंगा। इसको बोलते हैं ट्रैक्स। ये हमारे पास जो टाइमलाइन बनी हुई है इसको बोलते हैं ट्रैक। यहाँ देखो, सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ आता है यहाँ पर V3, V2, V1, ये होते हैं 3 ट्रैक्स टाइमलाइन के। अब ये 3 ट्रैक्स कैसे हैं हमारे पास? V का मतलब क्या है? V1, V2, V3 का वीडियो, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3। नीचे आते हैं हम इस पे, यहाँ पर भी हमारे पास नज़र आ रहा है वीडियो के नीचे ही बिल्कुल A1, A2, A3। इसका क्या मतलब है? ऑडियो, ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 3। अब ये 3 ट्रैक्स क्यों बनाए जाते हैं? चलो वीडियो के लिए तो समझ आता है, ऑडियो के लिए क्यों बनाए जाते हैं? आप लोग बोलोगे कि एक ही ऑडियो चलेगा पूरी वीडियो में, ऐसा नहीं होता। कहीं कहीं पर हमें साउंड इफ़ेक्ट्स भी यूज़ करना पड़ जाते हैं। वीडियो के साथ ऑडियो पे भी एडिटिंग होती है। हम पूरी वीडियो में अगर एक ही ऑडियो को चला के रखेंगे तो क्या बोर नहीं होंगे? बोर हो जाएंगे ना। उसी के साथ अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि, कौन सी वीडियो की एग्जांपल दूं आपको? फिल्म की एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर पूरी फिल्म में हम खाली डायलॉग्स ही बोलते जाए
तो क्या फिल्म देखोगे? साउंड इफेक्ट ही हटा दें उसके ऊपर से हम लोग, मज़ा नहीं आएगा। अब वो जो साउंड इफेक्ट्स वगैरह लगते हैं ना, जितने भी सारे ऊपर मतलब एक्स्ट्रा पार्ट्स पे, ये ऑडियोज़ के ट्रैक उसी के लिए बनाए जाते हैं। मतलब पहले ऑडियो 1 पे तो हमारे पास ओरिजिनल ऑडियो आएगा हमारा, ऑडियो 2, 3 और जितने भी ट्रैक्स बनेंगे हमारे नीचे एक्स्ट्रा, उसके अंदर जो है हमारे पास साउंड इफ़ेक्ट्स आएंगे। कहाँ पर हमें कटआउट लगाना है ऑडियो पे, किधर हमें साउंड इफ़ेक्ट ऐड करना है, किधर हमें गोली की आवाज़ लगानी है, किधर हमें बम की आवाज़ लगानी है, ये सारी चीज़ें ऑडियो के ट्रैक्स के अंदर एडजस्ट होती हैं। अब हमने बात करी थी ये जो हमारे पास हमने वीडियो को ओवरले पे रखना था, इसके लिए मुझे क्या करना था? अगर मेरे पास टेक्स्ट कट ना हो, मतलब ये टेक्स्ट की लेयर है, मैं इसको इसी टेक्स्ट के ऊपर रखता हूँ तो टेक्स्ट गायब हो जाएगा मेरे पास। अगर ये चीज़ नहीं करनी है हमारे को, टेक्स्ट भी अपनी जगह रहे और वीडियो भी ओवरले पे आ जाए, इस लेयर को मैं उठा के एक ट्रैक ऊपर ले जाऊंगा। कैसे? ये लेयर है हमारे पास, इसको मैंने उठाया, देखो माउस का नॉर्मली लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है, उठा के मैं ऊपर ले गया। ऊपर ले जाने के बाद इस वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया मैंने यहाँ पर। अब जो है मेरे पास पिछली वीडियो गायब हो गई। देखो पिछली वीडियो जो गायब हुई है उसकी ओपेसिटी का इशू नहीं आया। पिछली वीडियो जो गायब हो गई हमारे पास, हमने गौर करो अपना क्या करा था अभी। थोड़ा सा बैक जाओ, दिमाग को जोर डालो। नहीं, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो। अभी हमने बैक साइड पे क्या काम करा है? जो वीडियो को थोड़ा नीचे की तरफ करा था, लेकिन वो वीडियो गायब क्यों हुई? क्योंकि ओवरले पे जो मैं वीडियो लाया हूँ वो फुल विथ की आ गई मेरे पास, जिसकी लेंथ भी फुल है और हाइट भी फुल है, जिसने पूरे प्रीव्यू स्क्रीन को कवर कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, जैसे हम लोग देखते हैं कि पॉडकास्ट स्क्रीन वगैरह पे डबल स्क्रीन शो होती है हमारे को, इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी वही काम करूँगा। मैंने इसको सिलेक्ट करा, मेरी ओवरले वाली स्क्रीन को स्केल वाले ऑप्शन से इसकी, स्केल नहीं पोजीशन इसकी डिक्रीज कर दी। देखो चाहो तो आप लोग इस तरीके से डबल वीडियो रख सकते हो। अभी ख़राब नज़र आ रही होगी, जाहिर है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर एक वीडियो शूट नहीं है, हमने स्टॉक वीडियोस का इस्तेमाल करा है यहाँ पर। अभी हमारे को देखो हम लोग कहाँ पर थे, कहाँ थे हम लोग अभी? अरे मैं भूल गया। देखो हमारे पास दो तरीके से वीडियो शो होती हैं। चाहो तो आप लोग इस तरीके से रख लो उसको हॉरिजॉन्टल, और चाहो तो यूट्यूब के थंबनेल के हिसाब से रख सकते हो। कैसे? पॉडकास्ट वगैरह में देखा होगा आपने, एक बंदा राइट साइड पे होता है, एक बंदा लेफ़्ट साइड पे होता है। उसके लिए क्या करना है, मुझे दोनों की पोजीशन भी चेंज होंगी और साइज़ भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। इसकी पोजीशन को दोबारा मैं सेंटर पे लाता हूँ, और मैंने वर्टिकल वाला जो ऑप्शन था पोजीशन पे 480 के आगे वाला 275 जो नॉर्मली रहता है, उसको मैंने दोबारा अपनी जगह पे एडजस्ट कर दिया। अब जो ये 480 वाला ऑप्शन है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एडजस्ट करने वाला, इसको मैं ले जाऊंगा लेफ़्ट साइड पे। समझ आया? देखो दोबारा हमारे पास अभी इस तरीके से एडजस्ट हुई है वीडियो। ठीक है, ये थी हमारे पास हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट, जिस पे हमारे पास एक वीडियो टॉप पर एडजस्ट है और एक वीडियो बॉटम पर एडजस्ट है। अब यहाँ पर मेरे को नॉर्मली क्या करना है, दोनों वीडियोस को लेफ़्ट और राइट एडजस्ट करना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अक्सर न्यूज़ चैनल पे जो लड़ाई चल रही होती है, एक बंदा यहाँ से लड़ रहा है, एक बंदा यहाँ से लड़ रहा है, सही है, इसी तरीके से एडजस्ट करेंगे हम उसको वापसी। अब ये वाली मैंने ऊपर जो ओवरले पे वाइट कीबोर्ड वाली वीडियो थी उसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद देखो इसकी जो मैंने वैल्यू थी ये 30% थी, क्योंकि मैं इसको अप साइड पे ले गया था। अब मैं क्या करूँगा, इसको वापसी से नीचे की तरफ लाऊंगा, मुझे नॉर्मली स्क्रीन चाहिए। इसका काम यहाँ पर हो गया ख़त्म। इस वाली ध्यान कहाँ है आपका?
देखो मेरी बात सुनो, पोजीशन पे दो वैल्यूज आती है हमारे पास। हाँ, इंक्रीज और डिक्रीज ऐसे हो रहे हैं। देखो ये मेरे पास माउस छोड़ा हुआ है मैंने अभी तक, पॉइंट देखो मेरा कैसा बना हुआ है। लेफ्ट क्लिक नॉर्मली क्लिक करते हो, ये वाला, इस वाले को इसकी वैल्यू के ऊपर रख के देखो क्लिक करा मैंने, क्लिक करते ही मेरे पास गायब हो गया कर्सर। इसको उस तरफ लेके जाओगे मतलब राइट साइड पे तो वैल्यू इंक्रीज, लेफ्ट साइड पे लाओगे तो वैल्यू डिक्रीज। समझ आया? मुझे देखो, अगर नॉर्मली अगर आपको कोई नंबर याद है कि अगर मैं इसको इतने पॉइंट्स पे सेट करूँ तो वीडियो अच्छी तरह एडजस्ट हो जाएगी, या उसके करीब करीब आप सेट करना चाहो, टाइम बचाना चाहो, तो यहाँ से डबल क्लिक करके डायरेक्ट नंबर को सिलेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट वैल्यू सिलेक्ट करी, अब मैं यहाँ से इसको 275 दे दूंगा, आगे सेंटर पे। ये पॉइंट, ये वाली वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। 275 पर डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास फुल लेंथ पर आ जाएगी। अगर कोई भी वीडियो आपके पास आउट हो गई है या कोई वीडियो आपने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करी जो कि टाइमलाइन में तो आई, लेकिन हुआ क्या कि वो इस तरफ आ गई, ऊपर की तरफ। नॉर्मली क्या करना होगा आपको, देखो यूँ रैंडमली आपको एडजस्ट नहीं करना। फिर उसको अगर आपने कोई वीडियो इंपोर्ट करी यहाँ पर और गलती से इधर आ गई, जो कि होता नहीं है कभी भी, अगर बाय चांस हो गई है गलती, आपने ये नहीं करना कि यहाँ से इसको वापसी वैल्यू को इंक्रीज़ करा, अपने पॉइंट्स के हिसाब से सेट करा। इसका जो नॉर्मल नंबर होता है मैंने बताया था 275, 275, इसको मैंने एंटर करा, डायरेक्ट वीडियो कहाँ पर आ गई हमारे पास, सेंटर पे आ गई, दोनों तरफ से, विड्थ पे भी और हाइट पे भी। ये वाले नंबर आपको याद होने चाहिए। वर्टिकल का क्या है हमारे पास 275, और अगर हमारे पास कोई वीडियो इस तरीके से आउट हो गई स्क्रीन से, अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करते टाइम आउट हो गई, या एडिटिंग करते टाइम कोई गलती से आपसे वीडियो आउट हो गई, आप सोच रहे थे कि इस वीडियो की पोजीशन चेंज करनी है और गलती से दूसरी वीडियो की पोजीशन चेंज हो गई। जाहिर है इतने सारे एडिटिंग के सामान के अंदर हमें नहीं पता महसूस होगा ना कभी कि कौन सी लेयर सिलेक्ट करी हुई मैंने, कौन सी नहीं, हो जाता है गलती। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे को याद है कि मैंने हॉरिजॉन्टल की वैल्यू कितनी थी, फाइनल वैल्यू, अगर मैं उससे ऊपर गया तो वीडियो राइट साइड की तरफ आउट हो जाएगी, क्योंकि वो फिर वैल्यू प्लस की तरफ चली जाएगी। 480 में करूँगा, मेरे पास वीडियो सेंटर पे आ जाएगी। अब अगर यहाँ पर मैंने गलती से 580 कर दिया, आउट हो गई वीडियो। पहले मैं इसको लेफ्ट साइड से सेंटर पे लाया, अब अगर मैंने गलती से ज़्यादा नंबर दे दिए इसको 480 की जगह, तो ये राइट साइड पे बाहर निकल जाएगी वीडियो। कंट्रोल Z करना, उसके बाद कंट्रोल Z का ज़्यादा इस्तेमाल रखना अपने काम पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपसे अगर गलती से कोई 2 दफ़ा मिस्टेक हो जाए तो आप लोग यहाँ से ही उसको सही कर रहे हो। कंट्रोल Z का काम कर लेना, वो ज़्यादा आसान है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि स्क्रीन्स को लेफ़्ट और राइट कैसे एडजस्ट करते हैं। इसके ऊपर ना हमारे पास ओवरले पे स्क्रीन है, इसकी पोजीशन को मैं ले जाऊंगा प्लस के ऊपर। मैं यहाँ से इसकी वैल्यू को 480 से कहाँ ले गया, 959 के ऊपर। ये आप लोग के ऊपर बात है कि आपके फ्रेम में साइज़ क्या एडजस्ट हो रहा है। उसके बाद ये हमारे पास थी नीचे बैक साइड पे, बैकवर्ड पे वीडियो। इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसकी पोजीशन को एडजस्ट करूँगा। मैं पोजीशन क्या रखनी है मेरे को, भाई मेरी वीडियो है अभी बॉटम पे और हाफ कट रही है। अब मैं इसकी पोजीशन, इसको मैं क्या नंबर्स दूं जो कि मेरी वीडियो सेंटर पे आ जाए। 275 आ गई सेंटर पे। अब इसको मैं क्या वैल्यू दूं कि ये लेफ्ट साइड पे चली जाए। देखो अभी ये है 480 पर, मेरे पास जो राइट साइड वाली आपके तरफ राइट ही है ना वो, हाँ,
मेरे पास जो राइट साइड पे वीडियो है उसको मैंने कितना 959 पर वैल्यू दी थी। अब जो मेरे पास लेफ्ट साइड पे वीडियो है इसको मैं क्या वैल्यू दूँ कि वो इसी की तरह एडजस्ट हो जाए। 480 से कम की कितनी, ये वैल्यू आप लोग याद नहीं रख सकते, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो देखो मेरी बात सुनो, मैंने अभी क्या बात करी थोड़ी देर पहले, ये वैल्यूज़ जो होंगी मतलब इस तरीके से वीडियोस को कटआउट पे एडजस्ट करने वाली, ये आपके फ्रेम के ऊपर बात है कि आपका फ्रेम और वीडियो किस हिसाब से। अगर कोई पर्सन आपके फ्रेम में, जैसे नहीं कि कोई कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही होती है उसके बाद हम यहाँ पर वीडियो एडजस्ट करते हैं, ऐसा नहीं हो आपने 959 ही दे दी और आपका आधा फेस कट गया है, आप ये सोचोगे सर ने तो 959 ही वैल्यू दी थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो एडजस्टमेंट है ये आप अपने हिसाब से करोगे। अब वो चाहे आपकी 1000 आए, 1200 आए, 800 आए, 700 आए, हाँ, अकॉर्डिंग टू द फ्रेम, आपकी वीडियो का फ्रेम कहाँ पर एडजस्ट होगा। ऐसा नहीं हो कि आपने 959 ही मेरे को देखकर आपने वैल्यू दे दी हो और आपके पास जो वीडियो में पर्सन था या कोई ऑब्जेक्ट था वो यहाँ से राइट साइड से आधा कट हो जाए, वीडियो में सही तरह एडजस्ट ना हो, और जो चीज़ वीडियो के अंदर कट आउट हो जाए और थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब हो जाए वीडियो की, सबसे पहली बात तो व्यूज़ गिरते हैं, व्यूज़ के साथ साथ चैनल की रेटिंग गिरती है, लोग देखते ही एडिटिंग पहली चीज़। वो आगे चल के मैं बताऊंगा कैसे करना है। अच्छा, हमारे पास जो थी लेफ्ट साइड पे जो वीडियो थी उसको कैसे एडजस्ट करना है, क्या मैं उसकी वैल्यू को वापसी से प्लस पे ले जाऊं? डबल क्लिक करा मैंने, जो वैल्यू मेरे को समझ आ रही है, मेरे को समझ आ रही है 20, मैंने लगा दी, सही है, देखते हैं, नसीब से परफेक्ट आई थी वो। अच्छा, यहाँ पर इधर देखो, प्रीव्यू स्क्रीन पे आपको एक मिस्टेक नज़र आ रही होगी, प्रीव्यू स्क्रीन के ऊपर देखना बारीकी से, एक मिस्टेक नज़र आएगी आपको। मेरा कर्सर है यहाँ पर, इन्हीं दोनों फ्रेम्स के पास देखो एक मिस्टेक नज़र आएगी आपको, साइज़ एडजस्ट करने में मिस्टेक हुई है हमसे। नहीं नहीं, स्ट्रेचिंग की गलती नहीं है, साइज़ की मिस्टेक है। अरे जब सारे काम खिसर करेगा तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर। मिस्टेक है, देखो जब आप लोग, ये तो हम लोग खाली सीख रहे हैं, जब आप लोग रियल प्रोजेक्ट एडिट करने बैठोगे ना तो उस पर 5-5, 6-6 घंटे चले जाते हैं। उसके अंदर पता नहीं कितने क्लिप्स होंगे आपके पास, कितनी ऑडियोज़ होंगी, कितने इफ़ेक्ट्स होंगे, कितनी फ़ोटोज़ होंगी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब माइनर मिस्टेक्स आपको देखना पड़ेंगी, ये तो फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है। साइज़ एडजस्ट करने में मिस्टेक हुई है हमसे। देखो लेफ़्ट और राइट हमने सही एडजस्ट करा है, सही है। कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही। टाइप की गलती नहीं है, वीडियोस की गलती है। उसकी बात नहीं कर रहा। देखो नज़र आ रही है ब्लैक लाइन, नज़र आ रही है, नीचे देखो नज़र आ रही है, नीचे से ब्लैक कलर की लाइन नज़र नहीं आएगी आपको, ऊपर से नज़र आएगी।
हमारी वीडियो कुछ ज़्यादा ही नीचे उतर गई है फ्रेम से, तकरीबन ये होगी 1 या 2%। मैं इसको करके देखता हूँ। 276 नहीं 277। एक मिनट, नहीं नहीं भाई साहब रुक जाओ। अच्छा 269। अगर आप लोग देखो ना कि यार मैंने 275 इसकी जो थी सही वैल्यू थी, ठीक है, और 275 ही होती है। अब आप लोग देखो कि फ्रेम से वीडियो नीचे उतर गई है, ऐसा ही है। यहाँ पर सबसे पहले तो घबराना नहीं आप लोग कि यार फ्रेम से वीडियो नीचे उतर गई। अब मैं एक काम करता हूँ, उसका पोजीशन चेंज कर लेता हूँ, फिर चेक करता हूँ कि हो सकता है एडजस्ट हो जाए हमारे पास वीडियो। पोजीशन मैंने एडजस्ट करी, यहाँ से मैंने लेके जल्दबाजी में इसको भी ख़राब कर दिया, इसको भी ख़राब कर दिया, लो और काम ख़राब हो गया। कंट्रोल Z कर दिया मैंने। अब यहाँ पर आप लोग परेशान हो जाओ, कितने एलिमेंट्स होंगे, कितनी ही वीडियोस होंगी और कितनी फ़ोटोज़ होंगी असली प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तब ढूंढ पाओगे। फ्रेम बाय फ्रेम देखना पड़ता है वीडियो को। देखो पहले आपने एक फ्रेम तैयार करा, मतलब 10 सेकंड की वीडियो रेडी करी, उसके बाद आपने उसको वॉच करके देखा अच्छी तरह कि यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। उसके बाद फिर आप लोग अगले 10 सेकंड पर चले। अब वहाँ पर आपने देखा कि यार अब कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। 10 सेकंड मैं उसका कह रहा हूँ, जो वीडियो 2-3 मिनट की हो या 1-2 मिनट की हो, ऐसा नहीं हो घंटों की वीडियो आप 10-10 सेकंड करके देख रहे हो। उस पर आप लोग देखोगे तकरीबन 2-2, 3-3, 5-5 मिनट की वीडियो उसको एक साथ। अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, इस फ्रेम को मैंने सेलेक्ट करा। फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद स्केल वाला जो ऑप्शन है, थोड़ा सा स्केल को बढ़ा देना, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा स्केल को बढ़ा देना। यहाँ पर इसके भी स्केल को बढ़ा दो। अब हो गया। देखो मैंने बात करी, मेरे हिसाब से नहीं चलना आप लोग। देखो पोस्टर डिज़ाइन और वीडियो एडिटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पोस्टर डिज़ाइन में तो ऐसा है कि मैंने आपको बता दिया कि रेजर टूल यहाँ से इस तरीके से यूज़ करना है, और ग्लो इफेक्ट लगाना है तो इतनी वैल्यू देनी है, इतने % देना है। ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाना है तो उसको इतने % कम करना है, और सॉलिड लेयर लेनी तो इसको इस वाले मोड के ऊपर रखना है। वो तो अलग कहानी है। देखो पोस्टर डिज़ाइन ऐसा होता है कि वो फिक्स चीज़ है कि हमें क्या करना है। वीडियो एडिटिंग ऐसी चीज़ है कि क्लाइंट एक नहीं आता हमारे पास। अब ज़ाहिर बात है, अगर उन भाई साहब को पोस्ट कार्ड की वीडियो एडिट करानी तो उनको शादी की वीडियो एडिट करानी होगी आपसे। अगर आपने पोस्ट कार्ड पॉडकास्ट वाला काम शादी की वीडियो में कर दिया, आपने सोचा कि यार सर ने तो ये काम कर रहा था स्क्रीन पे, मैं भी यही करके देखूं, पहले तो क्लाइंट भागेगा। दूसरी चीज़, वो आपके पास किसी को आने भी नहीं देगा। क्या इसको एडिटिंग भी नहीं आती है और काम भी ख़राब करता है बिल्कुल। दूसरी चीज़, स्केल का काम मैंने यहाँ पर इसलिए करा क्योंकि मेरे पास देखो चांस था कि मैं अपनी वीडियो को स्केल करके एडजस्ट कर लूँ, कर सकता हूँ। बल्कि आपके पास क्या चांस हो सकता है, या तो कोई पर्सन हो सकता है, फिर वही बात, या तो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं हो आप लोगों ने स्केल को आपने इंक्रीज़ कर दिया और साइड एडजस्ट है आपके पास, स्केल करने के बाद हाइट से कट गया वो बंदा, ये गलती होगी आपके पास। लेफ़्ट टू राइट आपने एडजस्ट कर लिया फ्रेम को। देखो मिसाल है कि यहाँ पर इतने इतने हिस्से पर हमारे पास समझो यहाँ से यहाँ तक % हमारे पास आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो ये वीडियो है यहाँ पर ये वाली, ये थोड़ी सी नीचे की तरफ उतरी हुई है, मतलब थोड़ी माइनर सी इस तरीके से। अब आप लोग क्या करोगे कि पोजीशन पे ध्यान दिए बगैर आप लोग सोचोगे कि यार सर ने स्केल्स का ऑप्शन इंक्रीज़ करा था तो मैं भी इंक्रीज़ कर लूँ। ये लो इंक्रीज़ कर लिया। अब वो जो बंदा था वो हेड से भी कट जाएगा और शोल्डर की तरफ से भी कट जाएगा वो बंदा, खाली फेस का पार्ट रह जाएगा। कंट्रोल Z करूँगा मैं दोबारा,
अगर मेरे को ये गलती नहीं करनी तो सबसे पहले मैं किस चीज़ पे ध्यान दूंगा? अगर मुझे ये गलती नहीं करनी तो मैं सबसे पहले किस चीज़ पे ध्यान दूंगा स्केल को बढ़ाने से पहले? सबसे पहले मैं पोजीशन चेक करूंगा कि यार मैंने जो पोजीशन रखी थी इसकी क्या वो सही है या नहीं। पोजीशन देखो 297 है, होनी कितनी चाहिए? 275। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न मुझे ये आ रही है कि 275 है या 269 है। देखो यहाँ पर फिक्स इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने इसके स्केल को बढ़ाया भाई 5% मैं स्केल को यहाँ पर 100 पे करता हूँ। देखो ऊपर से कट हो रही है वीडियो। अब 269 अगर मैं करता हूँ नॉर्मली 269 तो ये एडजस्ट हो जाएगी। देखो हो सकता है यहाँ पर जो हमने वीडियो सिलेक्ट करी है या तो उसका फॉल्ट हो या हमारे जो वीडियो ली है हमने उसको देखने का फॉल्ट हो, लेकिन 90% मैं श्योर हूँ कि जो वैल्यू होती है हमारे पास वो 275% होती है। जहाँ तक मैंने प्रीमियर प्रो पे काम करा है 275 वैल्यू देखी है मैंने इसकी। हो सकता है या तो मेरे देखने में गलती हो गई हो या ये वीडियो थोड़ी सी साइज में छोटी हो। यहाँ तक समझ आया? इफेक्ट कंट्रोल पे खाली अपने पोजीशन और स्केल की बात करी है अभी तक मैंने इसके अंदर और कुछ भी बात नहीं करी। इफेक्ट कंट्रोल बहुत बड़ी चीज़ है। अब मुझे बताओ, ये मेरे पास 2 बीन्स बने हुए हैं। मिशाइम इसके अंदर से मुझे कोई फ़ोटो निकाल के इस टाइमलाइन पे अपलोड करने में कैसे करूँगा? फोल्डर ओपन करूँ? कौन सा? ड्रैग करूँ? कर लिया, लेकिन ये स्टार्टिंग में क्यों नहीं आई? मैंने आगे कर दी, आ गई। कट कैसे करूँ इसको? कहाँ है ये? रिजल्ट टूल का काम बताओ। जितना एक्स्ट्रा पार्ट हमें वीडियो या वीडियो में से, फोटो नहीं वीडियो, जितना पार्ट हमें वीडियो में से कट करना होता है, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट, जैसे कोई सीन गलत हो गए या किसी एक्टर को मतलब हंसी आ गई, कुछ भी हो गया सीन, उस पार्ट को डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कट लगाना पड़ता है। दूसरी चीज़ हमारे पास थी, अच्छा अक्सा, मुझे इस फोल्डर से बाहर आके एक नया फोल्डर बनाना है। हाँ मतलब मुझे नई बीन बनानी है, लेकिन इस फोल्डर से बाहर आ गए। अभी देखो मैं फ़ोटोज़ वाले बीन के अंदर हूँ, सही है। अब मुझे इस बीन से बाहर आके एक नया बीन बनाना है, कैसे बनाऊँगा? अगर मैंने ये ऑप्शन अप्लाई करा तो मैं वापसी इसी के अंदर ही बीन बना के बैठ जाऊँगा। देखो ये तो इसी फ़ोटो वाले फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बन गया हमारा। मैंने क्या बात करी कि मुझे इस फोल्डर से बाहर आके एक नई बीन बनानी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इधर देखो बीन वीडियोस, ऊपर ध्यान से देखना, बीन वीडियोस नज़र आ रहा है लिखा हुआ, मतलब कि ये दूसरी बीन है हमारी। बीन फोटोज़, ये हमारे पास फोटोज़ वाली बीन है। अगर मेरे को दोनों बीन से बाहर आना है तो मैं कहाँ जाऊँगा? प्रोजेक्ट क्लास के ऊपर। प्रोजेक्ट क्लास पे आया, मैं दोनों बीन से बाहर आ गया। अब कैसे बनाऊँ बीन?
ये हमारे पास 3 फोल्डर्स हो गए। एक ऑडियो के लिए रख लिया मैंने, दूसरा फ़ोटोज़ के लिए रख लिया और तीसरा वीडियोज़ के लिए रख लिया। इससे होगा क्या, अगर आपके पास देखो बीन बनाने से एक फ़ायदा है, आपको चीज़ें ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेंगी। इसकी इसकी एग्जांपल भी हम जब भी ले सकते हैं जब आपके पास कोई रियल प्रोजेक्ट आए। मेरे दिमाग में तो खैर ऐसा कोई आ नहीं रहा प्रोजेक्ट फ़िलहाल। हाँ, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ नहीं रहा फ़िलहाल। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको क्लाइंट ने हमारे को पिक्चर्स भी सेंड करी, सही है। फैशन का ले लेते हैं हम, पिक्चर्स भी सेंड करी उसने हमारे को, वीडियोस भी सेंड करी, रील्स और लोगो भी सेंड करा अपना। जाहिर बात है रील के ऊपर लोगो अप्लाई होगा। अब उन तीनों के लिए मैंने अलग अलग क्या, ऑडियोज़ भी उसने सेंड कर दी। चलो अब मैंने क्या करा, सारे ऑडियोज़ को पहले यहाँ पर इंपोर्ट करा, उसके बाद एक बीन बनाई। बीन बनाने के बाद सबसे पहले मैंने सारी ऑडियोज़ को एक बीन के अंदर सेव कर लिया। उसके बाद एक साथ में सारी चीज़ें नहीं लाऊंगा, यहाँ पर रियल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे क्लाइंट ने जो इमेजेस मुझे सेंड करी थी, क्लाइंट ने करी हो या आपका पर्सनल प्रोजेक्ट हो, जो भी हो, मैं क्या करूँगा दूसरे नंबर पे इमेजेस या वीडियोस दोनों में से किसी एक चीज़ को मैं पहले सारी इमेजेस को यहाँ पर अपलोड करूँगा। नई बीन बना के इमेजेस का नाम दूंगा फोल्डर को, उन सारी इमेजेस को उस फोल्डर के अंदर डाल दूंगा। कितने फोल्डर्स हो गए? 2। ऑडियोस लाए थे इससे पहले हम, और अभी इमेजेस हमने इंपोर्ट करी। यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, फाइनल चीज़ हमारे पास जो होगी वीडियोस, जो उसने क्लाइंट ने हमें रील्स शूट करके सेंड करी है। अब मैं क्या करूँगा, सारी वीडियोस को इंपोर्ट करूँगा, उसके बाद नई बीन बनाऊँगा। नई बीन बनाने के बाद उस सारी वीडियोस को उस वीडियोस वाले फोल्डर पे अंदर की तरफ ड्रैग कर दूंगा। तीनों के तीनों सेपरेट फोल्डर बन जाएंगे मेरे पास। अगर मुझे कोई ऑडियो चाहिए होगी तो मैं ऑडियो वाले फोल्डर पे जाऊंगा, वीडियो चाहिए होगी तो वीडियो, और ऑडियो चाहिए होगी तो ऑडियो, इमेज चाहिए होगी तो इमेज। इससे हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि वीडियो कहाँ थी, ऑडियो कहाँ थी और इमेज कहाँ थी। यहाँ तक क्लियर है? ग्रुपिंग का काम करता है। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया? टाइमलाइन और स्केल का काम, स्केल और पोजीशन का काम, प्रीव्यू स्क्रीन का काम समझ आया, प्रोजेक्ट पैनल का काम समझ आया। सर रिजवान अपने पास कितना टाइम है अभी? अच्छा यहाँ देखो, मैंने वो डिलीट कर दिया था ना सारा। कहाँ जाना है? 3:15 बजे। अच्छा यहाँ देखो, सबसे पहले ये हमारे पास वीडियो थी, सही है। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखूँगा। पहले मैं टेक्स्ट लिखा, अच्छा एक चीज़ अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कभी जो टेक्स्ट होते हैं, या तो वो कभी लेफ़्ट साइड से आ रहा होता है, कभी राइट साइड से आ रहा होता है, कभी अप साइड से, कभी डाउन साइड से। उसके लिए करना क्या है, मुझे सबसे पहले तो अगर मुझे टेक्स्ट को अप साइड से लाना है तो मैं क्या करूँगा, स्केल अप साइड से। अगर मुझे टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करवाना है वीडियो के ऊपर तो मैं क्या करूँगा, स्केल। पोजीशन, स्केल से क्या काम होगा, साइज इंक्रीज और डिक्रीज होगा। मैंने क्या बात करी, ड्रैग एंड ड्रॉप करने की बात करी।
अब देखो यहाँ पर मैं पोजीशन का काम करूँगा। पोजीशन का काम अगर मैंने नॉर्मली कर दिया तो ये काम नहीं करेगा। कैसे काम नहीं करेगा, देखो मैं टेक्स्ट को ले गया ऊपर, अब मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, टेक्स्ट नीचे नहीं आ रहा। इसको क्या करना है, मेरी वीडियो जैसे कंटिन्यू हो और टेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आए। वो कैसे होगा, यहाँ पर कि आप लोगों ने उसका की फ्रेम्स का नाम सुना है कभी? की फ्रेम्स, की फ्रेम से होता ये है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर हमारे पास स्टेशन में ट्रेन रुक रही है, सही है, वो समझो उसका एक की फ्रेम है, वो वहाँ पर आके स्टॉप होगी, उसके बाद आगे का रास्ता कंटिन्यू करेगी, फिर अगला स्टेशन आएगा वहाँ पर स्टॉप होगी। वहाँ पर डिसीजन लेना होता है कि वहाँ करना क्या है। अब ऐसा ही है, आगे जाना है या नहीं जाना। फिर बात आती है फाइनल स्टॉप की, वो होता है आखिरी की फ्रेम, मतलब आखिरी स्टेशन उसका, जहाँ उसके अलावा उसके पास काम ही नहीं होता कोई। तो इसीलिए की फ्रेम लगाए जाते हैं हमारे को डिसीजन लेने के लिए कि हमें अब वीडियो को इसके बाद किस तरीके से एडजस्ट करना है। की फ्रेम लगाने के लिए सबसे पहले मुझे पोजीशन के पास देखो एक छोटी सी आपको वॉच बनी हुई नज़र आ रही होगी, जिसको कहते हैं हम स्टॉप वॉच। नज़र आ रही है? मेरा कर्सर देखो कहाँ पर है, पोजीशन के बिल्कुल बराबर में है एक स्टॉप वॉच बनी हुई। जब तक इसको क्लिक नहीं करोगे आपके पास एनिमेशन एक्टिव नहीं होगी, की फ्रेम एक्टिव नहीं होगा आपके पास। देखो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पास पॉइंट कहाँ पर सिलेक्ट है वीडियो पर। ऐसा नहीं हो कि आप वीडियो के सेंटर पॉइंट पर हो, इधर सही है, यहाँ पर देखो ये भी सेंटर पर है। टाइमलाइन देखो, टाइमलाइन के बाद प्रीव्यू स्क्रीन के बराबर में देखो ये भी सेंटर पे नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं हो कि आप लोग यहाँ पर हो और आपने लेके स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया। ये तो फिर वही बात हो गई, ट्रेन को डायरेक्ट हवा में उड़ा के 2 स्टेशन छोड़ के तीसरे स्टेशन में हमने ड्रैग कर दिया। ऐसा नहीं करना, जाहिर है जब वो ट्रैक पर उतरी है तो फिर स्टेशन वाइज जाएगी ना। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट पर आया मैं, फर्स्ट पॉइंट पर आने के बाद मैंने की फ्रेम को एक्टिव नहीं करना। क्या नहीं करना? एक्टिव नहीं करना। क्यों नहीं करना? टेक्स्ट हमारा बीच पर है अभी, देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को, टेक्स्ट हमारा कहाँ है? सेंटर पर है। अगर मैंने की फ्रेम को एडजस्ट अभी यहाँ से स्टार्ट कर दिया, आगे चल के कहानी क्या होगी मेरे पास कि जब वीडियो यहाँ से स्टार्ट होगी ना, तो सबसे पहले तो टेक्स्ट सेंटर पे रहेगा स्टार्ट पे, उसके बाद ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर वो नीचे आएगा। ऐसा करना है हमारे को, ऐसा करना सही रहेगा। हमें डायरेक्ट ऊपर से नीचे लाना है, ऐसा नहीं हो कि सेंटर पे है, सेंटर से ऊपर जाए, ऊपर से फिर नीचे आए, ये नहीं करना। इसको मैं पहले के पहले ही ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर या तो आप चाहो अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना, ठीक है। ऐसा अगर मैं यहाँ पर फ्रेम के अंदर रख रहा हूँ तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से कि आपको किस तरीके से रखना है। चाहो तो गायब कर लो, गायब कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, टेक्स्ट नज़र नहीं आना चाहिए। अब मैं पोजीशन को एक्टिव करूँगा। मैंने देखो अभी प्रीवियस स्क्रीन पे हाथ नहीं लगाया, टाइमलाइन को भी हाथ नहीं लगाया, टेक्स्ट के जो एंकर पॉइंट्स थे वो गायब हो गए स्टॉप वॉच को ऑन करते ही। अब मैं क्या करूँगा, इस पोजीशन को यहाँ से नीचे नहीं लाऊंगा, यहाँ से नीचे नहीं लाना। पहला एंकर पॉइंट क्या था हमारे पास, पहला की फ्रेम, सॉरी, पहला की फ्रेम क्या था हमारे पास, टेक्स्ट को हवा में रोक के रखना भी फ्रेम से बाहर। दूसरे का क्या काम होगा, दूसरा हमें लगाना है 2 या 4 फ्रेम्स आगे। फ्रेम्स क्या होते हैं देखो, टाइमलाइन पे गौर से देखो, हमारे पास ये हमारे को नज़र आ रही है, जैसे स्कूल के स्केल्स पे हमारे पास सेंटीमीटर्स के बीच में लाइंस बनी होती है ना, वैसे यहाँ पर भी लाइंस बनी हुई है कुछ। इधर देखो, ये एक छोटी छोटी लाइंस जो बनी हुई है, ये हर लाइन कहलाई जाती है फ्रेम। हमें क्या करना है, हमें मैंने कितना रखा, पहला देखो ये पहला जो फ्रेम था 0 0 पर,
ये रहा, इस फ्रेम पे मैंने पहला की फ्रेम लगाया हमारे पास, जिसने टेक्स्ट को ऊपर रोक के रखा हुआ है फिलहाल। अब मैं 3 की फ्रेम्स आगे जाऊंगा और यहाँ पर एक और देखो, इधर भी यहीं पर ही मेरे पास, मैंने यहाँ से आगे करा इसको तो ऊपर से भी एडजस्ट हो रहा है मेरे पास। यहाँ पर की फ्रेम नज़र आ रहा है एक आपको, 1 2 3 और ये 4, चौथे नंबर पे मैंने अपना की फ्रेम रखा। अब मैं क्या करूँगा, वापसी स्टॉप वॉच को ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, स्टॉप वॉच मेरे पास पहले से एक्टिव हुई हुई है। देखो मैं चाहे 4 फ्रेम आगे जाऊं चाहे 10 फ्रेम आगे जाऊं, स्टॉप वॉच मेरे पास एक्टिव है अभी भी, ब्लू कलर हुआ हुआ है स्टॉप वॉच पे तो मतलब एक्टिव है, की फ्रेम अपना काम कर रहे हैं। मैं क्या करूंगा, पोजीशन को आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे की तरफ लाऊंगा। सही है, इस तरफ लाया, चाहो तो 4 फ्रेम आगे जाओ, दोबारा से इसको ऊपर ले जाओ। ऊपर नहीं ले जाना तो आप क्या कर सकते हो, इसको पूरा नीचे ले आओ। 3 फ्रेम्स लगाए मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको 1 मिनट, चाहो तो आप वीडियो को इसकी यहाँ पर ही ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि हमने की फ्रेम्स यहाँ पर एडजस्ट करे थे। ये रहे, जहाँ तक मैंने की फ्रेम लगाए मैंने टेक्स्ट को वहीं तक कट कर दिया, क्योंकि उसके आगे मुझे नीड ही नहीं थी ना। अगर उसके आगे मैं लगाता तो टेक्स्ट ना तो मुझे नज़र आता और एक्स्ट्रा लेयर भी मेरे पास बचती। स्टार्टिंग से देखते हैं हमारे पास, देखो की फ्रेम्स का काम अब देखना कैसे काम करती है ये प्रीव्यू स्क्रीन के ऊपर, टेक्स्ट हमारे पास कैसे एडजस्ट होगा। आ गया। अब गलती क्या हुई मेरे से, भाई ट्रेन स्टेशन पर तो आई लेकिन रुकी नहीं, पैसेंजर्स को बिठाए कैसे। फिर मैं कंट्रोल सेट, अच्छा यहाँ पर कंट्रोल, ओहो अब देखो अब क्या काम होगा। अब आप लोग बोलोगे सर आपने तो वीडियो को भी कट कर दिया, अगर हम दोबारा अपनी गलती को सही करने जाएंगे तो कंट्रोल जेड करना पड़ेगा। कंट्रोल जेड करूँगा मैं तो जो मैंने वीडियो कट करी थी मैं वहाँ पर वापसी वो भी आ जाएगी, उसके बाद जो मैंने लास्ट वाला की फ्रेम लगाया था वो भी हट जाएगा, जो कि मुझे नहीं हटाना फ़िलहाल। मैं क्या करूँगा, वापसी से की फ्रेम वाली लेयर पर गया जहाँ पर मैंने की फ्रेम एडजस्ट करे थे। अब मैं क्या करूँगा, इधर टेक्स्ट को जो है सेंटर पे लाके रोक दूंगा थोड़ी देर के लिए। अब वो देखते हैं हम कितनी देर के लिए रोक सकते हैं इसको। अच्छा यहाँ, अच्छा एक चीज़ और नोट करना, अगर आपको टेक्स्ट को रोकना हो तो पहले जो की फ्रेम सेंटर पे लगा हुआ है ना आपका, उसकी वैल्यू नोट करना, सेंटर पे वैल्यू क्या आ रही है। सेंटर पे क्लिक करा, यहाँ देखो क्या वैल्यू आ रही है, 350, ये भी सेंटर है 3। अच्छा 1 मिनट, जब तक आप लोग इस पॉइंट को उस फ्रेम के ऊपर लेके नहीं जाओगे तब तक आपको सही वैल्यू नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर है 266, इसकी भी वैल्यू मुझे 266 देना पड़ेगी। डिलीट, अब देखते हैं टेक्स्ट हमारा सेंटर पे रुकता है या डायरेक्ट चला जाएगा। रुका, ये कैसे पॉसिबल हुआ, देखो ट्रेन वाली जो एग्जांपल ली हमने, होता ये है कि रियल लाइफ पे भी हर चीज़ की टाइमिंग सेट होती है। कैसे, मान लो कि जब अगर एक ट्रेन स्टेशन पे आ रही है, वो कितने से कितने घंटे के बीच में रुकनी चाहिए, कितने से कितने मिनट के बीच में वो स्टेशन में रुकेगी, वो पहले से डिसाइड किया जाता है टाइम, कि हमें उसको रोकना कितने कितने टाइम तक है। ऐसे ही अगर फ़्लाइट की बात करें, अगर मिसाल है कि हमने कोई टिकट बुक करा, अब आपको वो पहले से टाइम बताया जाएगा कि यार आपकी फ़्लाइट टाइम पर है, इतने घंटे तक स्टे करेगी यहाँ पर।
तो इसी तरीके से की फ्रेम्स का काम भी यही होगा कि हमें उसको बताना पड़ेगा कि यार मुझे इतने फ्रेम से लेके इतने फ्रेम के बीच तक को टेक्स्ट को होल्ड करके रखना है वीडियो के ऊपर। यहाँ पर हमने कितने फ्रेम्स का फासला रखा, एक फ्रेम का। देखो हमने बात करी थी फ्रेम्स किसको बोलते हैं, ये जो ऊपर हमें लाइंस नज़र आ रही हैं छोटी छोटी सी स्केल की तरह, जो हमारे पास स्कूल में स्केल्स इस्तेमाल होते हैं उसके ऊपर सेंटीमीटर्स की लाइन होती है, ये लाइंस नज़र आ रही हैं, इसको बोलते हैं एक लाइन से दूसरी लाइन तक को एक फ्रेम बोलते हैं हम। हमने की फ्रेम्स को कैसे एडजस्ट करा, एक फ्रेम पे एडजस्ट करा खाली, मतलब टेक्स्ट रुकना तो चाहिए लेकिन कितने टाइम के लिए, खाली एक फ्रेम के लिए। देखो पहले आता है सेकंड, फिर आता है, अच्छा दूसरे नंबर पे आता है मिली सेकंड आता है ना, सेकंड से छोटा शायद मिली सेकंड होता है। अब ये जो कहानी आती है फ्रेम की, ये उस सेकंड के नीचे आती है। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं, देखो ये 0 से लेके 5 सेकंड तक की हमारे पास ये रही। अगर मैं इधर एक कट लगाऊं 5 सेकंड के ऊपर, ये वीडियो कितने सेकंड की बन गई, 5 सेकंड की बन गई। अब वो जो 5 सेकंड के अंदर हमारे पास टाइम चल रहा है ना, वो चलेगा मिली सेकंड्स के ऊपर। अब मिली सेकंड्स कैसे काम करेगा, प्रीमियर प्रो पे फ्रेम्स के ऊपर काम करेगा। देखो एक फ्रेम, दूसरा फ्रेम, तीसरा फ्रेम, चौथा फ्रेम, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 5 सेकंड की वीडियो या रील के ऊपर आपके पास कितने फ्रेम नज़र आएंगे, 10 फ्रेम नज़र आएंगे। और अगर 10 सेकंड की रील होगी तो कितने फ्रेम्स बनेंगे, 20 फ्रेम्स हमारे पास बनकर आएंगे। इसी तरीके से फ्रेम बाय फ्रेम कहानी चलती है प्रीमियर प्रो के अंदर। आपको कीवर्ड्स, की पॉइंट लगाने हो या टेक्स्ट एडजस्ट करना हो या वीडियो को इफेक्ट लगाना हो, टेक्स्ट को इफेक्ट लगाना हो या साउंड इफेक्ट ही क्यों ना लगाना हो ओवरले के ऊपर, सारा काम कैसे करना है, फ्रेम्स देख के करना है। देखो सेकंड्स मत देखना। अरे काइन मास्टर कहाँ चले गए, हाँ लेकिन ये बहुत एडवांस लेवल पे है। काइन मास्टर्स देखो तकरीबन वो उसका इंटरफेस इसी तरीके से रखता है कि आप प्रीमियर यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मैच नहीं करता, 20% खाली ऐसा फील आता है कि हम इसी कोई बड़ा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वो भी एक बहुत अच्छा, मोबाइल के लिए तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग के लिए, काइन मास्टर कैपकट से बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ तक समझ आया? आज हमने क्या कवर करा इसमें, 4 पैनल्स को हटाकर बताओ। पोजीशन, स्केल, की फ्रेम, टेक्स्ट एनिमेशन, जो कि की फ्रेम के ज़रिए ही हमने बनाई थी, बनाई नहीं, की फ्रेम के ज़रिए ही हमने बनाई थी। फाइल इंपोर्ट और वीडियो कट आउट, न्यू बीन। किसी को कुछ डाउट यहाँ तक, किसी को कुछ डाउट? अगली क्लास पे हम इन चीज़ों को दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करके जल्दी उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे, ताकि जो नहीं आया उसको कवर हो जाए। लैपटॉप पे डाउनलोड हो जाएगा, गेट इनटू पीसी से जाके डाउनलोड करो आप लोग, गेट इनटू पीसी, गेट इनटू पीसी। देखो स्टॉप रिकॉर्डिंग।